गुड मॉर्निंग एवरीवन। SY बीकॉम, सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट अकाउंट, यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। अब मटेरियल कॉस्ट या मटेरियल कॉस्टिंग मतलब मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, तो उसके लिए जो मटेरियल यूज होता है उसका हमें किस तरह से कॉस्टिंग करता है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग मेथड्स आपको पढ़नी है। जिन सभी मेथड्स के ऊपर एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस करनी होगी और ये सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने को यह समझना है कि कौन कौन सी अलग अलग मेथड्स आती है। हालांकि यहां पर आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल पूछेंगे तो कौन सी मेथड से एग्जाम्पल करना है ये बोल ही दिया होगा। बट आपको पता हो कि ये मेथड कौन सी कैटेगरी में आती है, ये मेथड कौन सी कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड्स। देखो, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ इश्यू। नाउ व्हाट इज दिस मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ इश्यू? तो कोई भी मटेरियल होगा ना, दो चीजें होगी। कोई भी बिजनेस एंटिटी के अंदर मटेरियल रिगार्डिंग दो चीजें होगी। एक तो वो मटेरियल आएगा और फिर उस मटेरियल को हम लोग इश्यू करेंगे। इश्यू करेंगे मतलब देंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अपना एक फर्नीचर मार्ट है, तो सबसे पहले वुड आएगा। तो एक वुड आएगा तो वो हो जाएगा वुड। वुड हमारा मटेरियल है, ये चीज ध्यान रखना कि वुड इज मटेरियल फॉर अस। तो वो वुड का यानी कि मटेरियल का रिसिप्ट हुआ। अभी अपनी फैक्ट्री में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसमें से चेयर डिपार्टमेंट है जो कि अलग अलग टाइप की बेस्ट चेयर्स बनाते हैं। सोफा सेट का डिपार्टमेंट है जो कि अलग अलग टाइप के सोफा सेट्स बनाते हैं। बेड का एक डिपार्टमेंट है जो कि बहुत ही बढ़िया लेवल के बेड्स बनाता है, या दूसरे टेबल या जो भी अलग अलग फर्नीचर की चीज है, वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, वुड का परचेस किया, उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट को वो मटेरियल की जरूरत है उस डिपार्टमेंट को हम वो मटेरियल इश्यू करेंगे। अगर सेल कर रहे हैं तो सेल, यहां पर इश्यू वर्ड यूज होगा। तो हम जब ये मटेरियल को इश्यू करेंगे तो कौन सी प्राइस हम लोग कंसीडर करेंगे, कौन सी प्राइस पे इश्यू करेंगे, यही है हमारा टॉपिक, मेथड्स फॉर प्राइसिंग ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल। मटेरियल जो हम इश्यू करेंगे उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगी या किस तरह से उसका प्राइस का कैलकुलेशन करना है, ये सारी चीजें हमें इन अलग अलग मेथड्स के अंदर कवर करनी है। तो कौन कौन सी अलग अलग मेथड्स आती है, तो देखो, पहला आएगा एक्चुअल कॉस्ट मेथड, जिसके अंदर 6 मेथड्स के नाम है। फीफो, लिफो, हिफो, निफो, बेस स्टॉक, स्पेसिफिक प्राइस मेथड। अभी याद नहीं रखना है, ये सभी मेथड्स के एग्जांपल करने ही है अपने को। उसके बाद सेकंड है एवरेज कॉस्ट मेथड। तो एवरेज कॉस्ट मेथड में एक सिंपल एवरेज हो सकता है, सादी सरेरास सिंपल एवरेज मतलब, वेटेड एवरेज भारित सरेरास, पीरियोडिक सिंपल एवरेज एंड पीरियोडिक वेटेड एवरेज। देन नोशनल कॉस्ट मेथड में दो आएंगे, एक आएगा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड और एक आएगा इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। ये सभी मेथड्स के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे ही, क्योंकि सभी मेथड्स के एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ एक बार नाम देख रहे हैं, फिर एक एक करके सारी मेथड्स हम लोग करेंगे। और आखिरी है मार्केट प्राइस मेथड, जिसमें आएगा रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड एंड नेट रियलाइजेबल प्राइस मेथड। ये कैटेगरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीजों में अपने को एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज के सेशन में हम लोग जो पहली मेथड है, ये सबसे पहली कैटेगरी एक्चुअल कॉस्ट मेथड। एक्चुअल कॉस्ट मेथड में सबसे पहला ही नाम देखो कौन सा है, फीफो। तो इस मेथड के बारे में हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करने में टाइम जाएगा और ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में 8 से लेके 12 या इवन 15 मार्क तक भी देखने को मिल सकता है। हालांकि 15 मार्क में नहीं पूछेंगे, पर 8 से 8 मार्क, 10 मार्क, 11 या 12 मार्क तक पूछने के लिए ये आइडियल एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा ये कंफर्म। तो सबसे पहली कैटेगरी टाइप एक्चुअल प्राइस मेथड। इसमें अपनी सबसे पहली मेथड फीफो, फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड आएगा लीफो, ये दोनों एक साथ में भी आपको समझ में आ सकता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो फर्स्ट इन
फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, दैट इज फीफो मेथड। और लीफो मेथड मतलब जो आखिर में आया है वो सबसे पहले जाएगा, तो दैट इज लीफो मेथड। तो हम लोग पहले बात करते हैं फीफो मेथड की। तो देखो, अंडर दिस मेथड मटेरियल आर इश्यूड इन द ऑर्डर इन विच दे आर रिसीव्ड। मतलब जिस सीक्वेंस में मटेरियल आया है उसी सीक्वेंस में मटेरियल जाएगा, इश्यू होगा। क्या कहा? जिस सीक्वेंस में मटेरियल आया है उसी सीक्वेंस में मटेरियल जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देके ये चीज समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, हमने 4 अलग अलग टाइम पे मटेरियल परचेज की है। पहली टाइप है ए। या आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि अपने क्लास में जो स्टूडेंट्स एंटर होते हैं तो पहले आया ए, फिर आया डी, फिर आया क्यू और फिर आया सी। इस सीक्वेंस में स्टूडेंट क्लास में एंटर हुए। फर्स्ट कौन आया? ये पहला आया, फिर ये, फिर थर्ड नंबर पे क्यू और फोर्थ नंबर पे सी। ये सीक्वेंस में वो लोग क्लास में एंटर हुए। तो अभी मैं मेथड फॉलो कर रहा हूं फीफो। जो स्टूडेंट क्लास में सबसे पहले आएगा, लेक्चर्स खत्म होने के बाद सबसे पहले वही बाहर जाएगा, तो वो हो गई फीफो मेथड। जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। तो अभी जब मैंने मटेरियल खरीदा तो इस सीक्वेंस में खरीदा था। अभी जब मुझे मटेरियल इश्यू करना है तो मैंने सबसे पहले मतलब अब पुराना हो गया थोड़ा, कौन सा खरीदा होगा? ए वाला। तो जब मैं मटेरियल इश्यू करूंगा ना तो ये ए वाला ही सबसे पहला इश्यू करूंगा, क्योंकि सबसे पहले आया कौन सा था? ए, तो सबसे पहले जाएगा भी कौन सा? ए। उसके बाद मैंने कौन सा खरीदा था? डी, मतलब रिसीव्ड डी हुआ था। तो जब मटेरियल इश्यू करना होगा तो अगर ए कैटेगरी के मटेरियल खत्म हो गए तो उसके बाद मैं कौन सा मटेरियल दूंगा? सेकंड नंबर पर डी। जो सीक्वेंस में आया था वही सीक्वेंस में जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, जो पुराना वाला है ना वो सबसे पहले जाएगा, क्योंकि जो सबसे पहले आ गया वो पुराना हो गया ना। हमारे घर में सिंपल लॉजिक देखे तो घर में आए थे सबसे पहले कौन? दादाजी पैदा हुए थे। डेथ भी पहले किसकी होती है नॉर्मली? दादाजी की। मतलब जो एजेड है वो, जो सबसे बड़े होंगे घर में वो सबसे पहले आए होंगे, पैदा हुए होंगे, डेथ भी उनकी सबसे पहले होगी नॉर्मली। हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये तो समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि जो पुराना होगा वो पहले जाएगा। तो लेटेस्ट कौन सा बचेगा? जो रिसेंट है, जो लास्ट में खरीदा वो अपने पास होगा, और जो पहले वाला था वो हम लोग इश्यू कर देंगे, दे देंगे। लिफो में उल्टा होगा, सबसे नया वाला है ना वो पहले जाएगा, पुराना वाला अपने पास रहेगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो फीफो मेथड में क्या हो रहा है ध्यान से समझना। दो चीजें ये याद रखनी है कि इश्यू कौन सा होगा? जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले जाएगा, मतलब ओल्ड वाला। ओल्ड परचेस विल बी इश्यूड फर्स्ट। तो अपने पास कौन सा बचेगा? अपने पास बचेगा मतलब अपना स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक समझो। तो स्टॉक कौन सा बचेगा? लेटेस्ट वाला। इश्यू होता है ओल्ड, स्टॉक में होता है लेटेस्ट। क्यों? समझ में आया? अभी फॉर एग्जांपल मैंने सीक्वेंस में खरीदा था ए डी क्यू सी। अभी यहां पर हमारा एक फाइनेंशियल पीरियड खत्म हो रहा है, तो इश्यू कौन सा हो गया? इश्यू मतलब ये ए और डी पुराना वाला, और मेरे पास अभी स्टॉक में कौन सा पड़ा है? क्यू एंड सी, जो लास्ट में खरीदा था, लेटेस्ट है, न्यू है, वो हमारे पास स्टॉक में होगा। और जो ओल्ड वाला है वो इश्यू हो गया होगा। बस वही चीज यहां पर कही है। देखो गोल गोल घूम के बात यही चलेगी। Materials received first are issued first. So in other words, old stock are issued first and new stock are issued afterwards. मतलब बाद में, पहले वाला स्टॉक पहले इश्यू करेंगे और आखिर में आखिर वाला स्टॉक। As a result of this system, when value of closing stock of material that will be at the latest price, ये हाईलाइट किए हुए पॉइंट आपका एमसीक्यू में काम लगेंगे। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है? लेटेस्ट वाला है, तो उसकी प्राइस कौन सी होगी? जो लेटेस्ट वाली प्राइस होगी वो। तो क्लोजिंग स्टॉक लेटेस्ट प्राइस पर होगा, जो इश्यू हुआ होगा वो पुरानी प्राइस पे हुआ होगा, क्योंकि पुराना वाला है, वो पुरानी प्राइस पे, लेटेस्ट वाला होगा अपने पास, वो लेटेस्ट प्राइस का होगा। तो मटेरियल कौन सा पड़ा होगा? लेटेस्ट प्राइस वाला। मटेरियल कौन सा होगा? लेटेस्ट परचेस वाला। लेटेस्ट परचेस, लेटेस्ट प्राइस। इश्यू कौन सा हुआ होगा? ओल्ड परचेस वाला, ओल्ड प्राइस वाला। This method of pricing is most suitable in the time of falling prices. This is very important. डिफ्लेशन के टाइम पे प्राइस फॉल हो रही है, डाउन जा रही है, तब ये वाली मेथड ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्यों ऐसा? प्राइस फॉल हो रही है
मतलब फॉर एग्जांपल हम टाइम पीरियड देखते हैं, आपको एक ड्राफ्ट डायग्राम से समझते हैं। ये फर्स्ट परचेस, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हमने परचेस किया है। तो इश्यू भी इसी सीक्वेंस में होगा, ठीक है। अभी डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन है मतलब प्राइस क्या होते होंगे, फॉल। ये प्राइस है, प्राइस क्या हो रही है, फॉल। देखो फॉलिंग प्राइसेस, डिफ्लेशन मतलब प्राइस ऐसे जा रही है, प्राइस धीरे धीरे कम हो रही है। पहले खरीदा था वो 5 रुपए वाला होगा, उसके बाद 4 रुपए वाला, उसके बाद 3 रुपए वाला, उसके बाद 2 रुपए वाला, उसके बाद 1 रुपए वाला, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। फॉलिंग प्राइसेस मतलब प्राइस धीरे 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 कंटिन्यू फॉल हो रहा है। अभी फॉलिंग प्राइस के टाइम पे ये मेथड क्यों सूटेबल है या क्यों एडवाइजेबल है, क्योंकि अपने पास मटेरियल कौन सा पड़ा हुआ होगा, लेटेस्ट वाला। अभी ऐसा तो होगा नहीं आज 5 रुपए और अचानक 1 रुपया हो गई, धीरे 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 करके फॉल होगी। अभी आप समझो कि उल्टा हो रहा है, फॉलिंग प्राइस नहीं है पर इंक्रीजिंग प्राइस है। तो अपने लिए कैसे नुकसान हुआ और फॉलिंग प्राइस पे अपने लिए बिजनेस के लिए कैसे अच्छा हुआ। तो देखो 5 रुपए में मैंने खरीदा आज, ठीक है। एक महीने के बाद 10-10 दिन की गैप लेते हैं, 10, 20, 30, 40 इस तरह से। ये पहला दिन, ये 10वां दिन, ये 20वां दिन, ये 30वां दिन और ये 40वां दिन, एग्जाम्पल के तौर पे। अभी हमने जो खरीदा है तो 10 दिन के अंदर 5 रुपए की प्राइस 4 रुपए हो रही है, उसके 10 दिनों के अंदर 4 रुपए की प्राइस 3 रुपए हो रही है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि रातों रात सीधा 5 रुपए का 1 रुपया हो गया, धीरे धीरे फॉलिंग प्राइस है, ग्राफ नीचे जा रहा है, सीधा ऊपर से सीधा नीचे नहीं आएगा। ऑब्वियसली वो स्टॉक मार्केट की तरफ है, धीरे धीरे नीचे जाएगा। अभी 5 रुपए में जो हमने पुराना खरीदा था, ऐसा समझो कि मैं इश्यू कर रहा हूं उल्टा, लिफो मेथड से, मतलब आखिर वाला। तो मैंने खरीदा था 5 रुपए वाला, मैं सेल कौन सा कर रहा हूं, 1 रुपए वाला। तो होगा क्या, खरीदा 5 रुपए में, इश्यू हो रहा है 1 रुपए में, तो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा। पर डिफ्लेशन मतलब फॉलिंग प्राइस है, तो क्या होगा कि अभी वाला इश्यू अभी ये 10 दिनों के अंदर अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो मैं नया खरीदूंगा। नया तब खरीदूंगा ना जब पुराना वाला निकल जाएगा या खत्म हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि इसी प्राइस के बीच में ये सेल होने वाला है, यानी कि इश्यू होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसा है कि ये प्राइस पे देना है तो 5 रुपए वाला 1 रुपए में देना है तो नुकसान है, पर 5 रुपए वाला 5 रुपए के आसपास की प्राइस पर ही देना है तो अपने लिए नुकसान नहीं है। और अपने पास जो स्टॉक बचा होगा वो स्टॉक भी क्या होगा, लेटेस्ट प्राइस वाला ही होगा, आखिर वाला जो अपने पास होगा वो स्टॉक होगा। और अभी मार्केट में भी यही प्राइस चल रहा है, उसी प्राइस का गुड्स मेरे पास पड़ा होगा तो टेंशन नहीं होगा। पर ऐसा है कि मैंने इश्यू यहां से कर दिया 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है, और स्टॉक में मेरे पास कौन सा पड़ा है, 5 रुपए वाला, जिसकी मार्केट प्राइस अभी 1-2 रुपए चल रही है। मेरे पास पड़ा है 5 रुपए में, मैंने खरीदा था, मार्केट प्राइस 1-2 रुपए, तो मुझे तो नुकसान हो गया ना, कोई 5 रुपए तो देगा नहीं ना, क्योंकि मार्केट प्राइस 1-2 रुपए चल रही है। मेरे पास मैंने खरीदा था 5 रुपए वाला, पर मैंने वो पहले उस टाइम पे नहीं बेचा जब 5 रुपए के आसपास की कीमत थी, मैंने उल्टा बेचना शुरू किया था। तो हो क्या गया कि अभी मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है वो पुरानी प्राइस वाला जो कि ज्यादा थी, जिसकी मार्केट प्राइस अभी चल रही है कम, तो मेरे लिए नुकसान हो गया। पर अगर फॉलिंग प्राइसेस है तो क्या होगा, जैसे जैसे मैंने पहला खरीदा था, प्राइस एक साथ धीरे धीरे कम, एक साथ कम नहीं हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो उसी टाइम पे मेरा इश्यू भी हो गया। तो मेरे पास जो स्टॉक में पड़ा होगा वो लेटेस्ट प्राइस वाला ही होगा, 1-2 रुपए में मैंने खरीदा था और अभी 1-2 रुपए ही प्राइस चल रही है और वही मेरे पास पड़ा है, तो मेरे को टेंशन नहीं है। पर ऐसा होता कि मेरे पास पड़ा है 5 रुपए वाला, उसकी मार्केट प्राइस चल रही है 1-2 रुपए, टेंशन में आ जाऊंगा। तो फीफो मेथड फॉलिंग प्राइस में अच्छा है, वहीं पे लिफो मेथड उल्टा इन्फ्लेशन में अच्छा रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि फॉलिंग प्राइस यानी कि डिप्रेशन या डिफ्लेशन में फीफो मेथड अच्छी, उसका उल्टा कर दे तो इन्फ्लेशन के टाइम पे प्राइस राइज हो रही है, इन्फ्लेशन, फीफो मेथड अच्छी नहीं, प्राइस राइज हो रही है तो क्या होगा आप समझो, इसका उल्टा हो जाता है, हम इसका उल्टा कर देते हैं। इन्फ्लेशन है, ठीक है, प्राइस राइज हो रही है, ऊपर जा रही है, ये अपना प्राइस है, ये सीक्वेंस ऑफ परचेज वाला है,
अभी इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस राइज हो रही है, तो क्या होगा, ये वाला स्टॉक मेरे पास पड़ा होगा, मैं इश्यू कर रहा हूं यहां से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आ रहा है वो जा रहा है पहले। अभी प्राइस राइज हो रही है, मेरे पास कौन सा पड़ा था, कम प्राइस वाला, वही पहले जाएगा, फिर उसके बाद ये प्राइस वाला यही जाएगा, ये प्राइस वाला यही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो डिफ्लेशन के टाइम पे ये ध्यान रखना है एमसीक्यू के एंगल से, फॉलिंग प्राइस, फॉलिंग प्राइस कौन सी मेथड अच्छी, फीफो, फॉलिंग प्राइस फीफो मेथड अच्छी, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा प्राइस बेनिफिट या नुकसान हो जाएगा, बट फीफो मेथड में अगर डिफ्लेशन है तो अच्छा रहेगा, नुकसान नहीं होगा। इन्फ्लेशन में सर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हमारे पास यही पड़ा है और यही प्राइस है, तो नुकसान नहीं होगा। कब, यहां पर ये सॉरी ये फॉलिंग प्राइस है, यहां पर क्या हो गया, जस्ट मिनट, એટલે જોયા કરતા હશે। चलो इन्फ्लेशन देखो ये चीज, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइस यानी कि इन्फ्लेशन, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल। इन्फ्लेशन के टाइम पे ये मेथड सुटेबल नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है, ध्यान से समझना। इन्फ्लेशन है मतलब प्राइस कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, ऊपर, इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस राइजिंग। इश्यू कौन सा होगा, पुराना वाला, यहां से हम लोग इश्यू करते जाएंगे, यहां से हम लोग इश्यू करते जाएंगे, ठीक है। अभी प्राइस बढ़ रही है, ज्यादा प्राइस है, हम लोग लो प्राइस वाला जो है वो इश्यू कर रहे हैं। नुकसान कैसे हुआ, ध्यान से समझो, प्राइस ये चल रही है लेटेस्ट, जो कि क्या हो गई है, इंक्रीज मतलब ज्यादा, उस टाइम पे हम लो प्राइस वाला गुड्स इश्यू कर रहे हैं। प्राइस लेटेस्ट हाई चल रही है, हम लोग लो प्राइस वाला, देखो मटेरियल इश्यूड फ्रॉम द अर्लियर लॉट्स विच वर परचेस्ड एट द हायर प्राइस, जो ज्यादा कीमत पे खरीद, देखो जो मैंने फॉलिंग प्राइस वाला समझाया वो मटेरियल्स इश्यूड फ्रॉम द अर्लियर लॉट, अर्लियर लॉट मतलब पुराना वाला, which were purchased at a higher price when the cost of replacement of the material will be low। cost of replacement मतलब क्या, पुराना वाला गया, उसकी जगह पे हम लोग नया खरीदेंगे, तो क्या होगा, प्राइस चल रही है, उसी के प्राइस के आजू बाजू हमारा नया मटेरियल रिप्लेस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट मतलब जो हमने बेचा या जो इश्यू किया उसके बदले में नया तो लेंगे, तो वो लो होगा। बट यहां से देखो, बट इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस मतलब इन्फ्लेशन, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल। क्यों सुटेबल नहीं है, बिकॉज द इश्यू प्राइस ऑफ द मटेरियल्स टू द जॉब और वर्क विल बी लो। इश्यू करेंगे लेटेस्ट प्राइस पर, while the cost of replacement of the material will be high। अभी ये क्यों हुआ, ध्यान से समझो। करंट प्राइस क्या होगी, इन्फ्लेशन है तो हाई, ठीक है। इश्यू करेंगे पुराना वाला, पुराना वाला इश्यू करेंगे जो कि कम प्राइस का था वो देंगे, और उसकी जगह पे हम लोग जो नया रिप्लेस करेंगे वो कैसा आएगा, महंगा आएगा। पुराना वाला सस्ता हम लोग दे रहे हैं, मेरे पास 1 रुपए वाला मटेरियल था, इन्फ्लेशन मतलब ये 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया। अभी मैंने वुड खरीदा था पहले, एकदम ध्यान से लॉजिकली सोचना, 1 रुपए में वुड खरीदा था पहले, 1 रुपीज पर केजी फॉर एग्जाम्पल। अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल टेबल डिपार्टमेंट को ये वुड इश्यू किया, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले 1 रुपए की प्राइस थी तो वो मैं इश्यू करूंगा। मार्केट प्राइस चल रही है अभी 3 रुपए, इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज हो गई है। अभी मैंने 1 रुपए वाला वुड टेबल डिपार्टमेंट को दे दिया, तो उतना वुड खत्म हुआ, तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं नया मटेरियल परचेस करूंगा, तो मैं नया परचेस करूंगा, अभी कितनी प्राइस चल रही है, 3 रुपए। 1 रुपए वाला दे के 3 रुपए वाला मैं लूंगा, समझ में आया क्या हो रहा है। 1 रुपए वाला हमने इश्यू किया और उसकी जगह पे जो नया हमें खरीदना पड़ेगा वो 3 रुपए वाला होगा, तो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट हाई हो जाती है। फिर से समझो, लॉजिकली समझो, एक मेथड में समझ जाओगे, बाकी सारी मेथड में क्लियर हो जाओगे। कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, एकदम शांति से समझना है। पहले इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों समझाता हूं, यहां पर दोनों एक साथ पैरेलल समझाता हूं, आप समझो। ये अपनी प्राइस है और ये हम लोग जो मटेरियल ले रहे हैं वो ऑर्डर अपने,
अभी पहला वाला केस क्या देखा, डिफ्लेशन, फॉलिंग प्राइस, और ये है इंक्रीजिंग प्राइस। इंक्रीजिंग प्राइस मतलब इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब यहां पर प्राइस चेंज होते डिक्रीज हो रही है, ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। सपोज 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, ये प्राइस धीरे धीरे फॉलिंग मतलब कम हो रही है। अभी फीफो पहले जो आया है वो पहले इश्यू होगा, तो मतलब हमने जो 5 रुपए में पहले खरीदा था वो पहले रिसीव किया और बाद में हम इसी को इश्यू कर रहे हैं, ठीक है, रिसीव जो किया था वो पहले इश्यू कर रहे हैं। अभी 4 रुपए मार्केट में प्राइस हो गई, 4 रुपए मार्केट में प्राइस हो गई, मैंने पहले खरीदा था 5 रुपए में, ठीक है, 5 रुपए वाला मेरे पास था, उसको अब मैं इश्यू कर रहा हूं, जिसकी प्राइस क्या हो गई है, 4 रुपए, मेरे ही मटेरियल मेरे ही डिपार्टमेंट को देने वाला हूं। अभी ऑब्वियसली कि मैंने वो इश्यू कर दिया तो उसके बदले में मुझे नया खरीदना पड़ेगा, तो मैंने 5 रुपए वाला दे दिया मेरे डिपार्टमेंट को, उसके लिए अब मुझे नया रिप्लेस करना पड़ेगा। वो कितने में आएगा, अभी प्राइस चल रही है 4 रुपए, ध्यान से समझो कहां पे हम लोग चल रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम समझते जाओ। 5 रुपए में हमने खरीदा था, अभी मार्केट प्राइस चल रही है 4 रुपए, कम हो रहा है, फॉलिंग प्राइस है। अभी इस टाइम पे इश्यू का ऑर्डर आया कि हमको वुड भेजो, तो हम वुड भेजेंगे फर्स्ट परचेस वाले में से। फर्स्ट परचेस कितने वाला था, 5 रुपए वाला। 5 रुपए वाला हम लोग इश्यू कर रहे हैं जब मार्केट में प्राइस चल रही है 4 रुपए, तो 5 रुपए का वुड मैंने टेबल डिपार्टमेंट को इश्यू कर दिया। अभी जितना वुड इश्यू कर दिया है उतना मटेरियल मेरे को तो मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं नया मटेरियल मार्केट में से उठाऊंगा। मार्केट प्राइस क्या चल रही है, तो 5 रुपए का दे के 4 रुपए का लेना है, तो मेरे लिए क्या होगा, फायदा हुआ ना, 5 रुपए का दे के 4 रुपए का ले रहा हूं, तो यहां पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेरे फेवर में है, 5 रुपए दो 4 रुपए में लो। फिर यहां पर ये 4 रुपए का अभी अपने पास पड़ा है, रिसेंट प्राइस चल रही है 3 रुपए, ठीक है, तो हम लोग ये 3 रुपए जब मार्केट प्राइस चल रही है तब इश्यू कर रहे हैं 4 रुपए वाला। 4 रुपए वाला इश्यू कर दिया फॉर एग्जाम्पल चेयर डिपार्टमेंट को, 4 रुपए वाला दे दिया, अभी वो वुड दे दिया तो उसके बदले में नया वुड अपने को लेना पड़ेगा। मार्केट प्राइस क्या चल रही है, 3 रुपए, तो 4 रुपए वाला वुड दे दिया, अभी उसके लिए मैं रिप्लेस करके मटेरियल लूंगा, वो कितने का आएगा, 3 रुपए का, तो ज्यादा प्राइस वाला इश्यू हो गया और कम प्राइस में मुझे खरीदना है, तो मेरे लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्रॉफिट लॉस नहीं देख रहे हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कि पुराना वाला मटेरियल जितना खत्म हो रहा है उतना हम लोग नया मटेरियल ले रहे हैं, तो अपने लिए फेवर में है कि ज्यादा प्राइस वाला मटेरियल गया और कम प्राइस वाला मटेरियल अपने को लेना है। अभी अगर इन्फ्लेशन है, इंक्रीजिंग प्राइस है, तो ये क्यों अच्छा नहीं है, देखो इंक्रीजिंग प्राइस 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ये फर्स्ट परचेस है 1 रुपए वाला। अभी फॉर एग्जाम्पल बेड डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट आई, ये पहला परचेस, अभी हम लोग हैं इस टाइम पर, इस सिचुएशन पर, प्राइस मार्केट में कितनी चल रही है, 2 रुपए, हम पहले परचेस में से इश्यू करेंगे, तो हमने बेड डिपार्टमेंट को 1 रुपए का मटेरियल दे दिया, जो हमारे पास 1 रुपए में पड़ा हुआ था वो मटेरियल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हमने 100 kg वुड दिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बदले में हमको 100 kg खरीदना पड़ेगा मटेरियल मेंटेन करने के लिए, तो 100 kg 1 रुपए वाला इश्यू किया, मतलब 100 रुपए में इश्यू किया, मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, 2 रुपए, मुझे 100 kg खरीदना पड़ेगा, तो 100 kg में 2 रुपए वाला खरीदूंगा, मतलब कितने में परचेस कर रहा हूं, 200 में, तो कम प्राइस वाला दिया और ज्यादा प्राइस वाला लूंगा, तो मेरे लिए तो नुकसान हो गया ना, कि 100 रुपए वाला गया पर उतना ही मटेरियल मुझे 200 में लेना पड़ रहा है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये सिचुएशन, ये टाइम पीरियड पे हम लोग आ गए, 3 रुपए मार्केट में प्राइस चल रही है हम लोग, और इन्फ्लेशन है, पहले वाला परचेस जो कि 2 रुपए वाला था वो हम लोग इश्यू कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बेंच डिपार्टमेंट को, तो बेंच डिपार्टमेंट को 2 रुपए की प्राइस वाला 500 kg वुड हमने दिया, ठीक है, अभी ये 500 kg वुड ये डिपार्टमेंट को दे दिया, तो यहां पर अपने को नया मटेरियल लेना पड़ेगा, मटेरियल मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो मटेरियल हम लोग मार्केट में से उठाएंगे। मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, मतलब मैंने 2 रुपए की प्राइस वाला मटेरियल इश्यू किया और उसके बदले में जो मटेरियल मैं रिसीव करूंगा वो 3 रुपए वाला होगा, तो 2 रुपए का देके 3 रुपए ले रहा हूं, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेरी बढ़ रही है, पुराना हटा के नया जो मैं ले रहा हूं ना उसमें मुझे ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो अगर फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
तो इन्फ्लेशन में फायदा नहीं है, नुकसान है रिप्लेसमेंट कॉस्ट में। कम प्राइस में दो, ज्यादा प्राइस में लो। जबकि डिफ्लेशन है तो ज्यादा प्राइस वाला दो और कम प्राइस वाला उठाओ मार्केट में से। तो फीफो मेथड फॉलिंग प्राइस में अच्छी है और राइजिंग प्राइस में यानी कि इन्फ्लेशन के टाइम पे बुरी है। कौन सी सिचुएशन में? कौन सी सिचुएशन में मतलब रिप्लेसमेंट के कॉस्ट के एंगल से। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर हम देखें तो फीफो मेथड फॉलिंग प्राइस के टाइम पे बढ़िया, राइजिंग प्राइस के टाइम पे अच्छी नहीं है। क्लियर? बस यही चीज यहां पर अपने को समझाई हुई है। इसके एडवांटेजेस सिंपल है, सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट, बहुत ही आराम से। फर्स्ट ये दो मेथड आपको बहुत अच्छी लगेगी, फीफो और लिफो। फिर एवरेज मेथड वगैरह सब आएगा तो वर्किंग बढ़ने वाला है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू के एंगल से कंफर्म आने के चांसेस है। प्लस हमने समझ भी लिया क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कौन सी प्राइस पे होगा, क्योंकि हमने कहा ना कि पुराना वाला तो हम लोग दे देते हैं, तो अपने पास कौन सा पड़ा होगा, लेटेस्ट वाला, न्यू वाला। तो न्यू प्राइस, करंट प्राइस का क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक अपना न्यू प्राइस वाला होगा। गुड फॉर स्लो मूविंग आइटम। स्लो मूविंग आइटम मतलब जिसको जाने में काफी टाइम लगता है, तो उसमें फीफो मेथड अच्छी है। क्यों? क्योंकि अगर स्लो मूविंग है और आप उल्टा कर रहे हो, लिफो वाला पहले दे रहे हो, मतलब लास्ट इन को फर्स्ट आउट कर रहे हो, तो हर एक मटेरियल की एक एक्सपायरी डेट होती है। अब देखो, नया वाला आप इश्यू कर रहे हो, पुराना वाला आपके पास ही पड़ा हुआ है और स्लोली रोटेट होता है, तो पुराना वाला तो कितना टाइम पड़ा रहेगा, फिर 2-3 साल यूजलेस हो जाएगा। तो फीफो मेथड अच्छी है भाई। पहले जो पुराना वाला, हमेशा ऑलमोस्ट सब लोग फीफो मेथड ही फॉलो करते हैं, खास करके फूड आइटम में देखो। क्योंकि अगर पहले वाला आपने इश्यू नहीं किया, वो आपने रखा, तो थोड़े टाइम के 2 दिन के बाद दूध का दही बन जाएगा, दही की लस्सी बन जाएगी, मतलब यूजलेस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दूध फट जाएगा। तो जो स्लो मूविंग होती है, एडिबल आइटम होती है, एडिबल मतलब खाने पीने की चीजें, उसमें फीफो मेथड ही यूज करते हैं। पुराना वाला पहले दे दो। हाँ, खरीदने वाले ये देखेंगे लेटेस्ट कौन सा है, हम लोग लेटेस्ट कौन सा मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो देखेंगे। सेलर क्या देखेगा, पुराना वाला पहले दे दो, वो नहीं गया तो बाद में कोई नहीं लेगा। एक्सपायरी डेट आ जाएगी तो हमको ही डिस्पोज कर देना पड़ेगा, वरना लॉ हमको लटका देगा। तो यहां पर जो स्लो मूविंग आइटम है उसके लिए फीफो मेथड ज्यादा सूटेबल है। मोर यूजफुल व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। एंड डेट्रियोरेशन एंड ऑब्सोलेंस कैन बी अवॉइडेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्रियोरेट होना, डेट्रियोरेट मतलब धीरे 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 करके उसकी वैल्यू या उसकी क्वालिटी कम हो जाना। कोई भी चीज होगी, जैसे जैसे समय जाएगा वो डेट्रियोरेट होती जाएगी, एक तरह से डेप्रिसिएशन जैसा। डेट्रियोरेशन मतलब डेप्रिसिएशन जैसा, मूल्य घटू। ऑब्सोलेंस मतलब આઉટડેટેડ થઈ જવું, તો એના ચાન્સીસ ઘટી જશે। કેમ એના ચાન્સીસ ઘટી જશે? કારણ કે આપણે તરત તો ઇસ્યુ કરી દઈએ છે, જે પહેલા ખરીદી હતું એ જ પહેલા ઇસ્યુ કરી દઈએ છે, તો આપણી પાસે વધારે ટાઈમ રહેવાનું જ નથી, તો આપણી પાસે પડ્યું પડ્યું બગડી જશે એવી પોસિबिलिटी नहीं આવે, આપણે તરત આપી જ દેવાનું છે। जैसे आएगा उसी सीक्वेंस में हम लोग देते जाते हैं। मतलब होगा क्या, जो हमारे पास आया वो इश्यू हो गया तो हमारे पास पड़ा पड़ा बिगड़ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऑब्सोलेंस एंड डेट्रियोरेशन वो अवॉइड कर सकते हैं। जबकि इसके लिमिटेशंस क्या है, जल्दी से क्विकली। व्हेन प्राइसेस फ्लक्चुएट कैलकुलेशन बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। प्राइस बहुत बार बार चेंज होती रहती है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कैलकुलेशन में, वो अब हम एग्जांपल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन विल इनवाइट क्लैरिकल एरर, इसी के ऊपर है कि भाई अगर प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है तो वर्किंग थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो क्लैरिकल एरर बढ़ने के चांसेस ज्यादा। जितना कंफ्यूजिंग होगा, जैसे अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसको सॉल्व करते वक्त मिस्टेक होने के चांसेस ऑब्वियसली उतने बढ़ जाएंगे। जितना इजी कॉन्सेप्ट होगा एग्जाम में लिखना उतना आसान, जितना कंफ्यूजिंग टॉपिक उतना एग्जाम में लिखना डिफिकल्ट। बस वही चीज यहां पर कि कॉम्प्लिकेटेड है तो क्लैरिकल एरर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। द कॉस्ट ऑफ टू सिमिलर जॉब मे बी डिफरेंट। कई बार ऐसा होता है कि जॉब कॉस्ट ऑफ टू सिमिलर जॉब, सिमिलर जॉब मतलब दो सिमिलर काम, पर उसकी कॉस्ट जो होगी ना वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। ये हम लोग एग्जांपल के टाइम पे डिस्कस करेंगे। व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग, ये ऑलरेडी आ चुका है। जॉब्स आर चार्ज विद हायर प्राइसेस ऑफ अर्लियर मटेरियल एंड देयरफॉर कोटेशन आर लेस कॉम्पिटिटिव। इसको समझ लो कि कोटेशन कैसे लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। प्राइस क्या हो रही है, देखो ये प्राइसेस आर फॉलिंग, प्राइस फॉल हो रही है, तो हमने ये देखा कि फॉलिंग प्राइस के टाइम पे फीफो मेथड अच्छी है।
पर वो किसके एंगल से, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट के एंगल से। अभी आप समझो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक मैं हूं, फीफो मेथड फॉलो कर रहा हूं, प्राइस ऐसी हो रही है फॉलिंग प्राइस में 5 4 3 2 1, ठीक है। मैं फीफो मेथड फॉलो कर रहा हूं, मतलब पहला परचेज मेरा 5 रुपए वाला, वो प्राइस पे मैं मटेरियल इश्यू करूंगा। इसकी भी एक फर्नीचर की फैक्ट्री है, वो लिफो मेथड फॉलो करेगी। वो लेटेस्ट परचेज जो 1 रुपए वाला मटेरियल है, उसने जो 1 रुपए में खरीदा था, वो मटेरियल अपने डिपार्टमेंट को दे रही है, ठीक है। ये 1 रुपए वाला वुड दे रही है अपने फॉर एग्जाम्पल टेबल डिपार्टमेंट को, टेबल बनाने के लिए। मैं 5 रुपए का मटेरियल दे रहा हूं टेबल डिपार्टमेंट को टेबल बनाने के लिए। किसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी टेबल बनने में? ऑब्वियसली मेरी, क्योंकि मैं 5 रुपए वाला मटेरियल लगा रहा हूं टेबल बनाने के लिए। ये कितने रुपए वाला मटेरियल लगा रही है? 1 रुपए वाला, क्योंकि वो लिफो फॉलो कर रही है। तो लेटेस्ट प्राइस उसके पास 1 रुपए वाला था, वो 1 रुपए वाला मटेरियल दे रही है। मैं पुरानी प्राइस 5 रुपए वाला दे रहा हूं। अभी फॉर एग्जाम्पल इसकी एक कंपनी है, उसको फॉर एग्जाम्पल 50 टेबल का ऑर्डर देना है, ठीक है। अभी वो हम दोनों को बुला रहे हैं कि भाई आप दोनों हमें अपने टेबल का कोटेशन दो कि हमको कितने में टेबल बेचोगे। तो इसकी तो प्राइस ही 1 रुपए का मटेरियल लगा हुआ था, मेरा मटेरियल ही 5 रुपए वाला लगा हुआ था। तो मेरी सेलिंग प्राइस कैसी होगी? ज्यादा होगी। इसकी सेलिंग प्राइस कैसी होगी? कंपनी किसको प्रीफर करेगी? वो तो अपना फायदा देखेगी ना, वो तो कम वाले को प्रीफर करेगी। तो मेरा तो पत्ता कट। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो मेरी प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं हुई। कॉम्पिटिटिव मतलब हरीफाई में नहीं टके। હું આની સાથે હરીફાઈ કરવા જઈશ તો એનું મટીરિયલ 1 રૂપિયા આડું છે, મટીરિયલ સેમ જ છે, એવું બી નથી કે ક્વોલિટીમાં ફરક છે, સેમ જ મટીરિયલ છે, પણ એને સસ્તા ભાવનું ખરીદેલું, એ પ્રાઇસ લગાવે છે। મેં વધારે ભાવમાં ખરીદ્યું એ વાળી પ્રાઇસ હું યુઝ કરું છું, એટલે શું થઈ જશે? માર્કેટમાં મારી પ્રાઇસ વધારે હશે, કંપનીઓ કસ્ટમર્સ એ ઓછી પ્રાઇસને પ્રિફર કરે। આપણે અહીંયા તો પણ એવું કરીએ, તો મારી પ્રાઇસ કોમ્પિટિટિવ નહીં રહે। ક્યારે? ફોલિંગ પ્રાઇસના ટાઈમ પર। એનું ઊંધું, જો એક આપણે ઉપર જે જોયું હતું ને, એમાં શું હતું? ફોલિંગ પ્રાઇસમાં રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટમાં ફાયદો છે, પણ માર્કેટમાં સેલ કરવામાં અઘરું છે। રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ ઈઝી થઈ ગઈ કે હા આપણને ફાયદો થયો, પણ સેલ કરવા જઈએ છે તો માર્કેટમાં આપણે ખસી જઈએ છે, કારણ કે ઓછી પ્રાઇસ વાળા માર્કેટ ખેંચી જશે। તો બેવ બાજુ છો, એક બાજુ બેનિફિટ છે, બીજા એંગલથી એ નુકસાનમાં જતું રહે છે। When excess material are returned to the stores, they are treated as new purchase। ये तो सिर्फ नॉर्मल नॉलेज के लिए, कुछ काम का नहीं है। And this method shows a higher profit under the rising prices। प्राइस राइज हो रही है तो ये ज्यादा प्रॉफिट दिखाएगा। इसका उल्टा है, ये फोर्थ वाले का उल्टा है। फिर से हम दोनों का एग्जांपल लेते हैं। मैंने पहले जो एग्जांपल लिया उसमें क्या था? फॉलिंग प्राइस। मैं 5 रुपए वाला इश्यू कर रहा था, ये 1 रुपए वाला इश्यू कर रही है, वो लिफो मेथड फॉलो करिए लास्ट वाला। अभी उल्टा हो गया, प्राइस राइज हो रही है, प्राइस राइज हो रही है। अभी प्राइस राइज होगी तो पुरानी वाली प्राइस कैसी होगी? कम। नई वाली प्राइस क्या होगी? ज्यादा। अभी 1 2 3 4 5 ये प्राइस चल रही है, ठीक है। इस तरह से इन्फ्लेशन है, 1 2 3 4 5 उल्टा। ये 1 रुपए, ये 5 रुपए। मैं तो फीफो मेथड यूज कर रहा हूं, तो मैंने तो 1 रुपए वाला मटेरियल इश्यू किया टेबल बनाने के लिए। इसने लिफो मेथड फॉलो की, तो उसने 5 रुपए वाला मटेरियल इश्यू किया अपने डिपार्टमेंट को टेबल बनाने के लिए। अभी हम दोनों ये कंपनी के साथ डील करने जाते हैं और हमारा कैटलॉग दिखाते हैं कि हम आपको कितने में टेबल देंगे, तो मेरा तो मटेरियल ही 1 रुपए का लगा था, तो मैं तो कम प्राइस कोट करूंगा। इसका तो मटेरियल ही 5 रुपए का लगा था, तो ऑब्वियस है लेटेस्ट वाला, तो वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी, तो मुझे फायदा हो गया। क्यों? एक तो सस्ता मटेरियल लगा और सेल होगा हाई प्राइस पे। तो ये राइजिंग प्राइस के टाइम पे देखो ज्यादा प्रॉफिट दिखाएगा। रिप्लेसमेंट में और बिजनेस के प्रॉफिट में दोनों उल्टे हो जाते हैं। मीम चल रहा है ना अक्षय कुमार वाला, वैसा। हाई प्राइस मतलब फॉलिंग प्राइस, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट फीफो में अच्छी, वो उसमें फेवरेबल, बट प्रॉफिट के एंगल से अच्छा नहीं है। पर इन्फ्लेशन है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के एंगल से फीफो नुकसान करता है, बट बिजनेस देखे तो प्रॉफिट फीफो में होता है। लिख दो, लिख दो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। डी मैंने लिखा मतलब डिफ्लेशन, फॉलिंग प्राइस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट फेवरेबल, स्माइली कर रहा हूं मतलब फेवरेबल फीफो के लिए, फीफो के लिए। और इन्फ्लेशन है, इंक्रीज प्राइस है, तो प्रॉफिट में फेवरेबल, तो प्रॉफिट में फेवरेबल। इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये डिफ्लेशन में प्रॉफिट में नुकसान, प्रॉफिट में रोना है,
और यहां पर रिप्लेसमेंट में रोना है। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, माइंड में फिट करना होगा, अगर ध्यान इधर उधर जाएगा नहीं समझ में आएगा। क्या कहा? फॉलिंग प्राइस है, मार्केट में प्राइस फॉल हो रही है, तो फीफो मेथड रिप्लेसमेंट कॉस्ट में फेवरेबल, अपने को मटेरियल रिप्लेस करने में फायदा होगा, बट मार्केट में प्रॉफिट कम होगा। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट मार्केट में प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। दोनों उल्टा चल रहा है, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट लेक्चर में इसका एग्जांपल करेंगे, और जब लिफो मेथड भी समझेंगे तो ये चीज आपको एक साथ सारी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्लियर? यहां पर हम लोग सेशन एंड करते हैं।